बनबाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहई नरनाग मुनि गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। इस चौपाई में एक ऐसे सुंदर बगीचे की परिकल्पना की गई है जिसका नाम सुनते, जिसका उद्धरण सुनते ही एक ऋषि जैसे व्यक्तित्व का मन मोहित हो जाता हो। और ऐसे बाग के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। उस बाग का नाम है लाहौर। ये लाहौर आज का लाहौर नहीं, ये लाहौर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले का लाहौर है, जो एक कॉस्मोपॉलिटन शहर था। इस शहर को सनातन धर्म के आराध्य प्रभु श्री राम के सुपुत्र लौ ने बसाया था। उनके नाम से ये शहर का नाम लाहौर पड़ा। लाहौर के आसपास एक दूसरा शहर भी है जिसका नाम कसूर है, और इस कसूर की स्थापना भगवान राम के दूसरे बेटे कुश ने करी थी। हमने ये चौपाई आपको इसलिए सुनाई कि कोई भी बगीचा तभी सुंदर लगता है जब वो बगीचा में कई तरह के फूल हों, कई तरह के फल हों। ऐसा ही बाग हमारा लाहौर हुआ करता था भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पूर्व, जिसको पाकिस्तान के मशहूर इतिहासकार जो अभी स्वीडन में रहते हैं, डॉक्टर प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहते थे इसको, लेकिन बंटवारे के बाद इस शहर के नाम से कॉस्मोपॉलिटन शब्द गायब हो गया। अब इसमें एक ही तरह के, एक ही रंग के लोग रहते हैं, एक ही तरह के फूल हैं, वो है केवल मुस्लिम कम्युनिटी। अब थोड़ा लाहौर के इतिहास के बारे में हम जानते हैं। लाहौर का वर्णन सबसे पहले दूसरी शताब्दी में इजिप्टियन एस्ट्रोनॉमर और ज्योग्राफी के लेखक क्लॉडियस पोलेमस के बुक में, जिसको पोलेमी ज्योग्राफिका कहा जाता है, उसमें वर्णन मिलता है। क्लॉडियस ये लिखता है कि ग्रेट एंड ग्रैंड सिटी नोन एज लाबोकला बाद में अपभ्रंश होके लाहौर बना। इसका दूसरा वर्णन चीनी यात्री वेन सांग, जो भारत आया था भ्रमण करने, उसके बुक में मिलता है। दिस वाज लार्ज सिटी कंप्राइजिंग मेनी थाउजेंड्स ऑफ हिंदू फैमिलीज। 10वीं शताब्दी में राजा जयपाल की राजधानी हुआ करती थी। 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के आसपास सिख एम्पायर, जो महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में स्थापित हुआ था, उस सिख एम्पायर की भी राजधानी लाहौर हुआ करती थी। अब नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार उपाध्याय हूँ। लाहौर के बारे में विभाजन के पहले एक मशहूर कहावत फेमस थी कि जिन्हें लाहौर ना देखा वो जन्मे ही नहीं। जिन्होंने लाहौर नहीं देखा उनके पैदा होना ही निरर्थक है, पैदा होना ही बेकार है। ऐसा खूबसूरत शहर कैसे पाकिस्तान में चला गया। लाहौर और अमृतसर जो ट्विन सिटी हुआ करते थे, उनके हम ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। लाहौर और अमृतसर के बीच की दूरी बमुश्किल 32 माइल्स है। 1941 के जनगणना के हिसाब से लाहौर डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या 6,41,000 कुछ थी, जिसमें से ये कहा जाता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में 60% मुस्लिम्स और 40% हिंदू प्लस सिख्स रहा करते थे। लेकिन उस शहर के 80% एसेट्स पे, 80% संपत्ति पे हिंदू और सिखों का अधिकार था, जिसमें सर गंगाराम हॉस्पिटल, जानकी देवी हॉस्पिटल, दयाल सिंह कॉलेज, दयाल सिंह लाइब्रेरी आदि का प्रमुखता से नाम लिया जाता है। अब आइए उन कारणों पर डिस्कशन करते हैं कि किन कारणों से लाहौर पाकिस्तान को चला गया। पहला कारण ये था कोएग्जिस्टेंस बट विथ सेपरेट आइडेंटिटी। ये रहते तो एक साथ थे, पंजाबी कल्चर, पंजाबी जो भी फोक्स था उनको फॉलो करते थे, रहते भी एक साथ थे, लेकिन ये अपनी सेपरेट आइडेंटिटी के साथ रहते थे। सेपरेट आइडेंटिटी मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आप देखिए लाहौर के उस समय की जब आइडेंटिफिकेशन और उसका विवरण देखेंगे तो उसका जो मेन सिटी था इच्छा बाजार मेनली ओल्ड सिटी में था, और ये वही बाजार है जो भगवान राम के पुत्र लौ ने लाहौर शहर की स्थापना करी थी। यहाँ पे एक पुराना राम मंदिर टेम्पल भी था, लेकिन इस टेम्पल को 1992 के बाबरी मस्जिद के दंगों के बाद इस टेम्पल को पूरी तरह से धराशायी कर दिया गया और यहाँ पे एक 6 स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। वहाँ से मंदिर का नामो निशान हटा दिया गया। इकरा बाजार मुस्लिम डोमिनेटेड लोकेशन था। इसके अलावा मॉडल टाउन कम्प्लीटली हिंदू और सिख डोमिनेटेड इलाका था, जो कि काफ़ी संभ्रांत और काफ़ी फैबुलस एरिया था। बड़े बड़े गार्डन्स के साथ बड़ी बड़ी हवेलियाँ वहाँ के बिजनेसमैन ने, हिंदू और सिख बिजनेसमैन ने बनाई थी। गुमटी बाजार, कृष्ण नगर, संत नगर, राजगढ़, रामगली, निस्बत बाग, किला गुजर सिंह, ग्वाल मंडी, शाह आलम, ये सब हिंदू और सिख डोमिनेटेड इलाके थे। मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका केवल इकरा बाजार था। बीडन रोड और निकलसन रोड पे मिक्स पॉपुलेशन थी, जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन सारे रहते थे। तो ये साथ में कोएग्जिस्ट तो करते थे,
लेकिन सबकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी थी और ये अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को लेके अलग अलग लोकेशंस पे इनका गेटवाइजेशन था। दूसरा जो मेन कारण था वो था इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात की जाए तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही लाहौर का डेवलपमेंट मैसिव रूप से हुआ। बहुत तगड़ा डेवलपमेंट लाहौर का हुआ और वहाँ पे वो डेवलपमेंट के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, वेयर हाउसेस, लॉजिस्टिक्स फार्म्स, अलग अलग तरह के व्यवसाय वहाँ पे खुले। और इन सारे व्यवसायों पे चूँकि हिंदू और सिख कम्युनिटी काफ़ी पढ़ी लिखी थी तब, इन्होंने जल्दी ही इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया और उसको कोऑप्ट भी किया, जिसके थ्रू ये वहाँ के तत्कालीन ब्यूरोक्रेसी में, प्रशासन में इन लोगों की पैठ हो गई और ये लोग प्रशासन में चले गए। साथ ही इनके बिजनेसेस भी फल फूल रहे थे। तो वहाँ के बिजनेसेस और आर्थिक अर्थव्यवस्था पे, लाहौर के अर्थव्यवस्था पे हिंदू और सिख कम्युनिटी का पूरा ऑलमोस्ट 80% एसेट्स इनके हाथ में था, जिससे मुस्लिम पॉपुलेशन को बाद में ये लगने लगा कि शायद ये हिंदुस्तान में जाने के बाद ये हमारा यहाँ पे एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा। और उसके चलते उन्होंने डिमांड शुरू कर दी कि नहीं, लाहौर पाकिस्तान में होना चाहिए। चूँकि हमारी आबादी ज़्यादा है लेकिन पैसा इन लोगों के पास ज़्यादा है, बिजनेसेस ज़्यादा है, सारे इंस्टीट्यूशंस इनके कंट्रोल में हैं, इसलिए लाहौर यदि इंडिया में जाएगा तो ये लोग हमारे ऊपर राज करेंगे और हमारे ऊपर तशद्दुद होगा, हमारे ऊपर अत्याचार होगा। इसलिए उन्होंने डिमांड शुरू कर दी कि हमें लाहौर पाकिस्तान में ही चाहिए। तीसरा मेन जो रीजन था वो था हिस्ट्री ऑफ कम्युनल राइट्स। 1920 के दशक के शुरुआत से ही अनडिवाइडेड इंडिया के उस पार्ट में, पश्चिमी लाहौर पंजाब में, हिंसा की छुटपुट घटनाएं होती गईं। कम्युनिटी हेट्रेड धीरे धीरे बढ़ता गया। एक घटना ऐसा आया कि 1920 में एक महाशय राजपाल नाम के एक पब्लिशर हुआ करते थे लाहौर में। उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ एक पैम्पलेट्स निकाला रंगीला रसूल के नाम से, जिसमें डेरिवेटरी बातें कही गई थी प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ, जो कि बिल्कुल गलत था। किसी भी धर्म के आराध्य के खिलाफ किसी तरह की कोई बात होनी नहीं चाहिए। वो पैम्पलेट से एक डिवाइड क्रिएट हो गया हिंदू और मुसलमान के बीच में। इसकी परिणति हुई 1929 में एक इलामुद्दीन नाम के शख्स ने, जो एक कारपेंटर था, बढ़ई था, उसने चाकू मार के महाशय राजपाल की हत्या कर दी 1929 में। केस चला। केस चलने के बाद 1931 में उसको फांसी दे दी गई। फांसी होने के बाद जब उसका जनाजा निकला, जनाजे में तब पाकिस्तान के मशहूर शायर अल्लामा इकबाल प्रोसेशन में शामिल हुए। शामिल होने के बाद उन्होंने एग्रेसिव भाषण दिया। एग्रेसिव भाषण देने के बाद उन्होंने उस भाषण में ये भी कहा कि हमें अपने आराध्य के प्रति कोई आस्था नहीं है, हम कोई स्टेप नहीं ले सके, लेकिन ये इलामुद्दीन शहीद है और यही अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा है, जिसने अल्लाह के शान में हुई गुस्ताखी के खिलाफ इसने आवाज़ उठाई और उसने उस शख्स की जान ली। तब से वो हीरो बन गया। उसकी मज़ार आज भी पाकिस्तान के लाहौर में है। पॉलिटिक्स यहाँ से शुरू हुई। बढ़ते बढ़ते 1940 का दशक आया। 1940 के दशक में लाहौर में मुस्लिम लीग ने एक अधिवेशन किया और उस अधिवेशन में उसने पाकिस्तान की डिमांड करी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। यहाँ से एक्चुअल कहानी स्टार्ट होती है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्टोरी शॉर्ट करते हैं। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। आंदोलन शुरू करने के बाद कांग्रेस के सबसे जितने बड़े बड़े नेता थे सारे जेल चले गए। मुस्लिम लीग को मौका मिला अपना पाकिस्तान का डिमांड, पाकिस्तान की जो परिकल्पना थी वो आम जनता के बीच में पहुंचाने के लिए, और ख़ास करके मुस्लिम समुदाय के जो इलाइट्स लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जो साधारण डेली की रोजी रोटी कमाने वाले मुसलमान थे, उनको इसके बारे में बताया, मोटिवेट किया और उसको सम्मिलित किया गया। 3-4 साल और बीते होंगे। 1944 के बाद लाहौर में आरएसएस, आर्य समाज, हिंदू महासभा एक्टिव हो गए, जो हिंदू हितों की रक्षा करने का दावा करते थे, और इस दावे के साथ उन्होंने कम्युनल टेंशन को बढ़ावा दिया। साथ में सिखों की तरफ से अकाली दल और सिंह सभा, ये दोनों एक्टिव हुए। इन्होंने सिखों की तरफदारी करनी शुरू की। आम जनता को ये लोग भड़काते रहे और उस भड़काने के चक्कर में छोटी मोटी हिंसाएं होती रही। मुस्लिम्स के तरफ से भी अहरार खासकर और मुस्लिम लीग नाम के 3 ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो मुस्लिमों के हितों की रक्षा की बात करते थे और मुस्लिमों में अपना पैठ बढ़ाने की कोशिश करते रहे।
चौथा जो मेन कारण था वो था कि मार्च 1947 में खिज्र हयात की गवर्नमेंट थी पंजाब प्रोविंस में, वो सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद जो दूसरी सरकार बनी वो सरकार में मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने मुस्लिम प्रोपेगेंडा को और ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करी, अलग अलग पॉलिसीज लाके मुस्लिम हितों के संरक्षण की बात करने लगे और उसको एग्जीक्यूट भी करने लगे। इससे हिंदू और सिख जो पॉपुलेशन था, इस पॉपुलेशन में डर का माहौल व्याप्त हो गया कि ये गवर्नमेंट हमारा कोई प्रोटेक्शन नहीं कर सकती, हमारा कोई संरक्षण नहीं कर सकती। पांचवा जो रीजन था वो था कि लाहौर का जो पुलिसिंग सिस्टम था, उस पुलिसिंग सिस्टम में मुस्लिम पुलिसमैन बहुत ज़्यादा तादाद में थे और उनके ज़्यादा तादाद में होने के चलते जब भी कोई रायट्स और छिटपुट घटनाएं होती थी तो वो मुस्लिम जो राइटर्स थे उनका थोड़ा बहुत पक्षपात करते थे। ये पक्षपात जब हिंदू और सिख लोगों ने जब ऑब्जर्व किया तो उनको लगा कि ये सरकार, ये प्रशासन और शासन, ये सारे मिलके हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमको संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। इससे उनका सरकार के ऊपर से विश्वास उठ गया। ऐसा एक सिचुएशन बना कि सिख और हिंदू फैमिलीज मिडिल क्लास थे, उन्होंने अपने बच्चों को और अपने घर के महिलाओं को ईस्ट पंजाब की तरफ भेजना शुरू कर दिया। ईस्ट पंजाब मतलब कपूरथला, चंडीगढ़ के आसपास और इधर के रीजन में, कि जिससे उनकी महिलाएं और उनके बच्चे सेफ और सुरक्षित रह सकें। जो सबसे लास्ट रीजन था वो था लीगलिटी का। इसमें लीगलिटी क्या थी, क्यों लाहौर पाकिस्तान में गया? 1941 की जनगणना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि 6,41,000 के आसपास उस शहर की जनगणना थी। 65% पॉपुलेशन मुस्लिम थी, 35% हिंदू और सिख थे लाहौर सिटी में। लेकिन लाहौर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 60-40 का रेशियो था। अब वो जो रीजन जो डिवाइड हो रहा था, तो लाहौर डिवीजन में इसमें लाहौर, गुजरावाला गुजरात, सियालकोट, लायलपुर जो अभी फैसलाबाद है, मोंटगोमरी जो अभी साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है, शेखपुरा, अमृतसर और गुरदासपुर। पहले अमृतसर की बात करते हैं। अमृतसर में जो पॉपुलेशन था वो हिंदू और सिख मिला के 53% था, 47% मुस्लिम पॉपुलेशन था, तो अमृतसर इंडिया को मिल गया। गुरदासपुर का सिचुएशन कॉम्प्लेक्स था। गुरदासपुर में 51% मुस्लिम पॉपुलेशन था, 49% हिंदू और सिख पॉपुलेशन था। कायदे से गुरदासपुर पाकिस्तान को मिलना चाहिए, लेकिन गुरदासपुर में एक तहसील थी सक्करवाड़, जिसमें पॉपुलेशन मुस्लिम की सबसे ज़्यादा थी और वही पॉपुलेशन मिला के ओवरऑल एम्पावर कर जाती थी। बाकी के तहसीलों में हिंदू और सिख की मेजोरिटी ज़्यादा थी। रेडक्लिफ ने जब डिवीजन स्टार्ट की तो उसने वो सक्करगढ़ तहसील को पाकिस्तान को दे दिया, बाकी के जो तहसील थे गुरदासपुर को, वो गुरदासपुर इंडिया को दे दिया। गुरदासपुर 2 हिस्सों में बट गया, उसकी एक तहसील पाकिस्तान को चली गई और बाकी के तहसील जिसमें मेजोरिटी हिंदू और सिख पॉपुलेशन थे वो इंडिया को दे दी गई। अब सर रेडक्लिफ की थोड़ी बात करते हैं। सर रेडक्लिफ को जून 1947 के आखिरी हफ्तों में पैराशूट लैंड किया गया था इंडिया के शिमला में। उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था ज्योग्राफी के बारे में और टोपोग्राफी के बारे में और कार्टोग्राफी के बारे में। इन तीनों का मतलब तो आप समझते ही होंगे। कार्टोग्राफी एक ऐसी साइंस है जिससे किसी भी इलाके का विभाजन और किसी भी इलाके का डिमार्केशन किया जा सके। वो बहुत ब्रिलियंट लीगल माइंड थे, लेकिन उनको ज्योग्राफी और कार्टोग्राफी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो भाई साहब एक बार हवाई जहाज पकड़े, पूरे देश का अनडिवाइडेड इंडिया का उन्होंने हवाई जहाज से भ्रमण किया और फिर वो शिमला के वायसराय लॉज में एक खूबसूरत अखरोट की बने हुए टेबल पे, बड़े से टेबल पे उनको नक्शा पकड़ा दिया गया कि आप इस पे बैठ के अनडिवाइडेड इंडिया को 2 हिस्सों में बांट दीजिए, बेसिकली 3 हिस्सों में, भारत पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश, तब पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता। उनको एक्सपीरियंस तो कोई था ही नहीं। एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद उन्होंने बांटना शुरू किया। बंगाल और पंजाब को बांटना था। हमारा टॉपिक पंजाब पे है, तो पंजाब का जो पंजाब बॉर्डर कमीशन बना, बॉर्डर कमीशन में बेसिकली 5 लोग थे, जिसको चेयर कर रहे थे सर रेडक्लिफ। 2 कांग्रेस द्वारा नॉमिनेटेड थे और 2 मुस्लिम लीग द्वारा नॉमिनेटेड थे। मेहर चंद महाजन और तेजा सिंह कांग्रेस के द्वारा नॉमिनेटेड थे और दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर ये मुस्लिम लीग के नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। इन 5 लोगों को मिलके पंजाब का डिवीजन करना था। तो कमीशन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि इस पंजाब के सूबे को बांटा कैसे जाए, जिसमें लाहौर भी था। लाहौर के मैक्सिमम पॉपुलेशन को ये लास्ट टाइम तक ये भरोसा था कि लाहौर इंडिया में जाएगा। वो भरोसा इसलिए था
कि 80% जो एसेट्स थे वो हिंदू और सिखों के थे। सर रेडक्लिफ चाहते भी थे, उन्होंने कुलदीप नैयर की एक किताब है ए स्कूप इनसाइड स्टोरीज फ्रॉम पार्टीशन टू द प्रेजेंट। इस किताब में कुलदीप नैयर ने सर रेडक्लिफ के हवाले से एक बात कही है, और ये तब हुआ जब इस किताब को कुलदीप नैयर लिख रहे थे और इसके सिलसिले में 1971 में लंदन गए। वहाँ पे सर रेडक्लिफ से उन्होंने मुलाकात करी। उस मुलाकात में सर रेडक्लिफ ने कहा था कि आई नियरली गेव यू लाहौर बट ड्यू टू नॉट अ बिग सिटी वाज कमिंग टू द पाकिस्तान आई हैड टू कंसीड लाहौर टू पाकिस्तान। अब ये कितनी विडंबना है, इस थियोरी से तो मैं विश्वास ही नहीं रखता। ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान के पास बड़े शहर नहीं थे। पाकिस्तान के पास कराची था जो बहुत बड़ा पोर्ट सिटी हुआ करता था, जिसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू और सिख्स की थी। तब ढाका था जो बहुत बड़ी बिजनेस सिटी हुआ करती थी। एक और थियोरी ये कही जाती है कि पाकिस्तान से लाहौर इंडिया में आ रहा था। ये खबर कमीशन की कार्रवाई स्टार्ट होने के कुछ चंद दिनों के अंदर जुलाई के पहले हफ्ते में शायद उस कमीशन से मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव्स ने लीक कर दी। मुस्लिम लीग ने फिर आम पॉपुलेशन को ये बताना शुरू, लाहौर इंडिया में जा रहा है और ये तभी रुकेगा जब यहाँ से हिंदू और सिखों को कम्प्लीटली भगा दिया जाए। इसके कुछ प्रमाणिक तथ्य और मिलते हैं। तब आज के रावलपिंडी में एक जगह पे 10,000 सिखों और हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। जो खैबर पख्तूनवा और बाकी दूसरे इलाकों से भाग भाग के सिख आके और हिंदू आके उस शरणार्थी कैंप में शरण लिए हुए थे। उस कैंप में 10,000 सिखों और हिंदुओं का कत्लेआम किया गया और ये कत्लेआम 3-4 दिन तक चला। ये खबर लाहौर में भी फैली और लाहौर में ऐसी फैली कि अमृतसर के गुंडे, जो दूसरे समुदाय के गुंडे थे, वो एक खबर भेजते थे। वो खबर के साथ एक चूड़ियाँ भेजते थे, कहाँ, लाहौर के गुंडों को, कि तुम भी चूड़ियाँ पहन लो नहीं तो भगाओ उनको। आगजनी की घटनाएं, घर के घर जला दिए गए, इलाके के इलाके जला दिए गए। इससे भयाक्रांत होकर हिंदू और सिख पॉपुलेशन वहाँ से माइग्रेट होना शुरू हो गए। हालत ये बन गई अगस्त के पहले हफ्ते में, जहाँ हिंदू और सिख पॉपुलेशन वहाँ पे 4 लाख के करीब थी, 1 महीने के अंदर वो पॉपुलेशन 10 से 15 हज़ार रह गई। लाहौर के तब के गवर्नर ने आर्मी की डिमांड करी कि यहाँ के पुलिस से ये आगजनी कंट्रोल नहीं हो रही है, ये लूट मार, ये हत्या, ये हिंसा कंट्रोल नहीं हो रही है, आप हमें आर्मी दीजिए। 9 अगस्त को सर रेडक्लिफ ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, मात्र 6 हफ्तों में, और उस रिपोर्ट को 17 अगस्त को सामने किया गया कि लाहौर पाकिस्तान में चला गया। आप ये विडंबना समझ सकते हैं कि 9 अगस्त को रिपोर्ट आ गई, 15 अगस्त 14 अगस्त को दोनों देश अलग अलग बंट गए, आज़ाद हो गए, लेकिन वो रिपोर्ट आई 17 अगस्त को। एक और घटना लोग बताते हैं कि ये रिपोर्ट आने के बाद शायद लॉर्ड माउंटबेटन ने ये इन्फॉर्मेशन कहीं बताई और वहाँ के जो कांग्रेस मेंबर्स थे लाहौर सिटी के, उन्होंने अपने परिवार और बच्चों को भेजना शुरू कर दिया ईस्ट की तरफ। इस खबर ने और खलबली मचाई वहाँ के आम सिख और हिंदू पॉपुलेशन में, और माइग्रेशन स्टार्ट हुआ। करीब करीब 4 करोड़ लोग विस्थापित हुए, 30 से 40 लाख जाने गईं, भर भर के ट्रेन दोनों तरफ से लाशों की ट्रेन जाती थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा एक ऐसा घाव है जो जब भी इसके बारे में बात की जाएगी ये घाव ताज़ा हो जाएंगे, फैमिलियों के आंसू बहने शुरू हो जाएंगे। जो लोग बटे एक दूसरे से, एक दूसरे की ज़मीन से हटे, चाहे इधर के मुस्लिम्स हो या उधर के हिंदू और सिख्स हो, दोनों तरफ ये घाव हमेशा ताज़ा रहेंगे जब तक ये दोनों अस्तित्व में रहेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।